हेलो एवरीवन। आज एट 1057 1857 का विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग जो है इस क्रांति को ध्यान से सुने और समझें। कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 1857 का विद्रोह, सबसे पहले जो है इसकी भूमिका, फिर स्वरूप और इसके कारण और फिर असफलता के कारण, इन बिंदुओं पर मैं जो है चर्चा करूंगा। इन बिंदुओं के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले मोटे तौर पर हम इसको देख लेते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन। ब्रिटेन के पीएम थे पामस्टन। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आप लोगों को विधिवत तरीके से समझाऊं। अब उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। और जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो उसका प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल, चपाती और कमल का फूल, इन संकेतों के माध्यम से प्रतीक चिन्ह जो था, उन संकेतों के माध्यम से जो है वो सैनिक जो है वो अपना कार्य करते थे, घटनाओं को अंजाम देते थे। उस समय जो है सेनापति कौन था? तो वो सेनापति था कैंपबेल। उसका नाम था कैंपबेल। और सबसे पहले जो है वह विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1857 की जो तात्कालिक जो कारण था, वो तात्कालिक कारण में सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वह बैरकपुर छावनी थी। बैरकपुर छावनी थी 34वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री। 34वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री जो थी उसमें जो सैनिक था मंगल पांडे। वो सैनिक जो बहादुर सैनिक थे उनका नाम था मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने जो है वो अपने 2 लेफ्टिनेंट को हमला करके उन पर गोली चला के उनको मार डाले थे। पहला उसमें सैनिक था, लेफ्टिनेंट था, उसका नाम था बाघ। उसका नाम था बाघ। और यह 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, ये मैंने बताया है आपको। और उस समय भारत के जो है वो सम्राट, मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। उस समय बहादुर शाह द्वितीय जो है वो भारत के सम्राट थे। ये तो हो गया स्वरूप, ये हो गया आपकी भूमिका, ये हो गई भूमिका। और स्वरूप के बारे में जानेंगे कि कैसे जो है यह 1857 का इसका स्वरूप क्या था। तो इतिहासकारों ने जो है इसके स्वरूप के बारे में वर्णन किया है। तो भारत के एक महान क्रांतिकारी वीडी सावरकर, वीडी सावरकर जिन्होंने इस क्रांति को जो है वह बताए कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था।
उन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं और वो थे वीडी सावरकर। वो थे वीडी सावरकर। एक इतिहासकार और हुए आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार जिन्होंने कहा 1857 का विद्रोह न प्रथम था, न भारतीय था और न ही सैनिक विद्रोह था। उन्होंने इस तरह के इसको डिफाइन किया है। और बेंजामिन डिज़रायली जो उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता थे और उन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। उन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। वो क्यों कहे थे? वो क्योंकि वो विपक्ष के नेता थे और उनको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कहीं न कहीं ठीक नहीं है और 1857 की क्रांति के बाद जो है वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ब्रिटेन की महारानी का शासन प्रारंभ हो जाता है। जॉन लॉरेंस ने जो है उसको बताया था कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह था। उन्होंने बताया कि यह विद्रोह जो है सैनिक विद्रोह था। और उसी के क्रम में एक और इतिहासकार जस्टिस मैकार्थी उन्होंने इसको राष्ट्रीय एवं धार्मिक आंदोलन बताया। 1857 की क्रांति को उन्होंने राष्ट्रीय एवं धार्मिक बताया जस्टिस मैकार्थी ने। और एक बात आप लोग ध्यान दें कि जो इतिहासकारों ने जिस तरीके 1857 की क्रांति को डिफाइन किया है, तो उसका कारण ये ऐसी क्रांति थी कि जो जिस नज़रिए से देखता था उसी को वो बता देता। अगर हम राजनैतिक कारण उसमें ढूंढेंगे तो वो इतिहासकार उसको बताएगा कि ये राजनैतिक कारण था। आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो उसको बताया लोगों ने कि आर्थिक कारण था। सैनिक दृष्टि से देखे तो वो सैनिक कारण बताए और सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से देखे तो इसको सामाजिक एवं धार्मिक क्रांति बताए, विद्रोह बताए। इस तरीके जबकि वास्तव में देखा जाए तो यह जो विद्रोह था वह सब चीज़ें इसमें थी। सामाजिक था, आर्थिक था, राजनीतिक था, धार्मिक था और प्रशासनिक भी था। एक बात और ध्यान दे लें आप लोग, जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी तो वह एक दिन का इसमें कोई कारण नहीं था, एक दिन की घटना इसमें नहीं थी। इसके पीछे 100 वर्ष का अंग्रेजों का शासन था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और वहाँ से जो है भारत में बंगाल से जो है अंग्रेजों का शासन शुरू होता है और 1857 ये 100 साल यहाँ पूरे होते हैं। और 100 सालों में जो है अंग्रेज़ों ने भारत में भारत की जनता का राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक बहुत सारे कारणों के माध्यम से यहाँ की जनता का शोषण किया था। और वो जो शोषण किया था वही जो है वो एक बारूद का ढेर धीरे धीरे इकट्ठा होता रहा 100 वर्षों तक। और वो जब ढेर बारूद का इकट्ठा होता रहा तो एक चिंगारी उसमें लगी, सैनिकों का विद्रोह, और वो विस्फोट हो जाता है। तो यह था कारण। और सबसे बड़ा कारण
वो था आर्थिक कारण। वो महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से जो है वो जनता का उन्होंने बहुत ज़्यादा शोषण किया था। इस कारण जो है 1857 का विद्रोह होता है। इसमें सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे वो वास्तविक कारण के माध्यम से, और वास्तविक कारण में सबसे पहले हम राजनैतिक कारण को लेते हैं। राजनैतिक कारण, राजनैतिक कारण में मैं आता हूं तो उसमें सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, ये उसकी जो उसने जो राज्य अपहरण की नीति लागू की थी। और यह नीति क्यों आई? वो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें जो है भारत को एक बाजार बनाना था, ब्रिटेन के सामान को भारत में बेचना था, और उसी औद्योगिक क्रांति एक मार्केट बनाने के लिए डलहौजी जो है वो पूरे भारत को एकता में बांधना चाहता है, बाजार बनाना चाहता है। इसी के कारण और डलहौजी ने वो नीति चली थी, और उस नीति के तहत उसने कहा था कि या तो युद्ध के द्वारा राज्यों को मिलाएंगे और नहीं तो उनको जो है राज्य अपहरण की नीति के तहत और कुशासन की नीति, 3 नीतियों के माध्यम से उसने भारत के राज्यों को मिलाया। सबसे पहले उसने जो मिलाया था तो उसमें युद्ध के माध्यम से उसने सिक्किम, पंजाब और बर्मा, इन राज्यों को जो है वो युद्ध के माध्यम से भारत में मिलाया। और सतारा जो राज्य था, सतारा, झांसी, संभलपुर, इन राज्यों को उसने राज्य अपहरण की नीति, जिसमें कहा था कि दत्तक पुत्र को मैं नहीं मानूंगा, जिस राजा के पास वास्तविक पुत्र नहीं होंगे उनके स्टेट को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। और इसके तहत उसने सबसे पहले सतारा, फिर झांसी, संभलपुर, अन्य राज्यों को मिलाया था। और उसी के आगे जो है उसने अवध के राज्य को जो है कुशासन के आधार पर, जब उसका कोई चारा नहीं चला तो उसने कहा कि अवध में शासन सही नहीं चल रहा है, यहाँ शासन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। और अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह जो है उनको जो है वो कुशासन के आधार पर इस अवध को मिला लेता है। और जबकि यहाँ पर उनके पुत्र विरजिस कद्र, उनकी बेगम हजरत महल थी, फिर भी जो है कुशासन के आधार पर वो इसको मिला लेता है, कुशासन के आधार पर मिला लेता है। और एक बात ध्यान दे लें, 1857 की क्रांति जब होती है उस समय जो उनकी सेना थी वह बहुत बड़ी सेना थी, 3,11,000 सैनिक उसमें थे। ये मामूली नहीं थी, बहुत बड़ी सेना थी, 3,11,000 सैनिक थे। उसमें 2,65,429 सिपाही जो थे वह भारतीय थे। और 75,000 सैनिक, 75,000 वह सैनिक केवल और केवल अवध से थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवध कैसा प्रांत था। अवध के जो सैनिक थे वह वर्दीधारी किसान थे, और उसमें जो है
मंगल पांडे वह एक वर्दीधारी किसान था। उसने देखा कि जिस तरीके बंगाल को जो है अंग्रेजों ने लूटा है, वहाँ की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, उसी तरीके ये अवध को भी कर देंगे। ये कारण आप समझ लिए। अपहरण की नीति, 3,11,000 सैनिक। उसमें अगला है पेंशन एवं पदवी से वंचित राजा। बहुत से राजा जो है उनको, जैसे तंजौर और कर्नाटक के जो नए राज्य बने थे, जो नए राजा थे, उनकी पदवी को जो है वो अंग्रेजों ने छीन लिया था। और जो एक मराठा राजा थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय जो है, उनको अंग्रेजों ने कानपुर के पास बिठूर में जो है उनको स्थान दे दिया था। वहीं पर वो रह रहे थे और उनके पुत्र जो थे वो उन्होंने दत्तक पुत्र गोद लिया था। उनका नाम था धुंधु पंत, धुंधु पंत। और धुंधु पंत को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी, उनकी पेंशन बंद कर दी थी। और झांसी के राज्य को दत्तक पुत्र नहीं था इसलिए मिला लिया था। तो यहाँ पर आप पॉइंट नोट करें कि हर एक नरेश के, हर एक व्यक्ति के वो अपने अपने स्वार्थ उसमें छिपे हैं। और वही एक एक स्वार्थ जो है वह एक राष्ट्रीय विद्रोह हो जाता है, एक सैनिक विद्रोह हो जाता है, उसका एक कारण बन जाता है। और कर्नाटक तंजौर, मैंने बताया कि उनकी पदवियां जो है उन राजाओं की ले ली गई। और उस समय एक बात और ध्यान दे लें, जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय जो है, उस समय अगर कोई भी गवर्नर जनरल दिल्ली जाता था तो लाल किले में जा कर के मुगल सम्राट से मिलता था और अभिवादन करता था उनका, और नज़र के रूप में कुछ उनको धन सौंपता था। और जब लॉर्ड कैनिंग हुआ तो उसने कहा कि बहादुर शाह द्वितीय के बाद जो है अब कोई मुगल सम्राट नहीं होगा, और इनके बाद जो है कुछ समय बाद इनको दिल्ली के लाल किले से इनको हटा दिया जाएगा, दिल्ली का लाल किला इनसे खाली करा दिया जाएगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा असंतोष था सरकारी नौकरियों में भेदभाव। उस समय आप ध्यान दे लें कि जो सरकारी नौकरियां थी, नस्लीय भेदभाव उसमें बहुत था, काले और गोरे का। अंग्रेज सिपाही जो थे उनको एक साधारण सैनिक से और मेजर जनरल तक, मेजर तक, उनको लेफ्टिनेंट तक बहुत सारे उनमें पदोन्नति दी जाती थी। और वहीं भारतीय सैनिक को पदोन्नति बहुत कम मिलती थी। उस समय आप तनख्वाह देख लें, एक साधारण सिपाही की 7 रुपये मासिक वेतन था और घुड़सवार सिपाही का 27 रुपये मासिक वेतन था। उसमें बमुश्किल जो है उनको 2-3 रुपये, 1-2 रुपये बचत होती थी, बाकी उनका जो है खर्च हो जाता था। यह भी एक कारण है। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, यह भी एक राजनैतिक कारण था। उसने स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से बंगाल की बहुत सारे किसानों को एक झटके में भूमिहीन कर दिया और वह उनकी ज़मीनों को जमींदारों को दे दिया। और वो जमींदार दिन भर में वो नियम था कि मालगुजारी वसूल करके
वो अंग्रेज़ों को सौंपते थे और किस तरीके की व्यवस्थाएं चलती थी, इससे जो है जनता में असंतोष फैलता है। और उस समय खान बहादुर और सैयद खान, खान बहादुर और सैयद खान, यह जो थे वो मुग़ल सम्राट के वफादार थे, मुग़ल सम्राट को बहुत मानते थे। और जब लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह दूती के बारे में जब ऐसा वाक्य बोला था, तो उससे जो है इन लोगों के मन में भी क्षोभ हुआ और वह 1857 के विद्रोह में भाग लेते हैं। आगे हम देखते हैं तो दूसरा पॉइंट लेते हैं, वह है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, एक बात आप लोग ध्यान दे लें, आर्थिक कारण में सबसे पहले अगर भारत का कोई व्यवस्था जो है, कोई सबसे ज़्यादा चोट पहुंचती है तो यहाँ के हस्तशिल्प उद्योग पर पड़ती है। जो हस्तशिल्प उद्योग था भारतीयों का, वह सबसे पहले नष्ट होता है। और अंग्रेज जो थे वो यहाँ पर बहुत सारे, जब वो देखे कि हस्तशिल्प कैसे जो है यहाँ के लोग कारीगर बनाते हैं, तो यहाँ के मटेरियल को, रॉ मटेरियल को वो ब्रिटेन ले गए और ब्रिटेन से उस हस्तशिल्प को बना करके मशीनों के माध्यम से वो भारत ले आते हैं और भारत में महंगे दामों पर उसको बेचते हैं। तो जब महंगे दामों पर बेचते हैं तो जहाँ ये हस्तशिल्प के जो कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए और वो हस्तशिल्प को छोड़ करके वो कृषि कार्य में लग गए। तो कृषि कार्य पर जो है वो बहुत ज़्यादा भार पड़ता है। एक तरीके से ये छिपी हुई बेरोजगारी मान लीजिए कि वो कर्मचारी वो खाली हो गए और वो कृषि कार्य में लग जाते हैं। ये व्यापारिक पूंजीवाद, वणिकवाद के माध्यम से जो है, और दादा भाई नौरोजी ने जो है ड्रेन वेल्थ जो थ्योरी दी थी, वह उन्होंने ही बताया था कि कैसे जो है भारत का धन जो है वो ब्रिटेन जा रहा है, कैसे भारत का धन जो है ब्रिटेन जा रहा है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में लिखा था। और उद्योग धंधे नष्ट होते हैं। उद्योग धंधे नष्ट, मैंने बताया कि यहाँ से रॉ मटेरियल जो है वो ब्रिटेन ले जाते हैं और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई और वहाँ से मशीनों से बन करके सामान भारत में आता है और यहाँ फिर वो भारत में बेचते हैं। तो इससे जो है तमाम भारत में जो है वो भारत का धन विदेश जाता है और भारत में बेरोजगारी, भूखमरी, अन्य चीज़ें जो हैं फैलती हैं। जमींदारों तथा तालुकेदारों में असंतोष। जमींदार और तालुकेदार भी जो है उनमें असंतोष हुआ। महालवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त और इन सब के कारणों से उनमें असंतोष हो जाता है। बेरोजगारी, मैंने बताया कि किस तरीके बेरोजगारी फैलती है। और किसानों की दयनीय स्थिति, किसानों की जो है वह दयनीय स्थिति हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा अब सूखा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लगान ज़्यादा लिया जा रहा है, उनकी वहाँ इतना फसल नहीं हो पा रही है और ज़बरदस्ती जो है कोड़े मार करके जो है टैक्स को वसूला जा रहा है। यहाँ तक कि एक जिलाधीश, कलेक्टर ने कहा कि इस क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है घास के अलावा। तो कंपनी के लोगों ने कहा कि घास ही बेच करके टैक्स वसूलिए,
घास अच्छी है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए। रैयतवाड़ी महालवाड़ी व्यवस्थाएं भी जो है वो आर्थिक विस्फोट, राजनैतिक आर्थिक कारण में वो आती हैं। आगे जो है आपका है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण उसमें जो है न्यायिक व्यवस्था में अंग्रेजों ने सुधार किया था। वो न्यायिक व्यवस्था में उन्होंने सुधार तो किया, लेकिन उससे जो है भारत में जो प्रतिफल मिलने चाहिए थे, जो जनता को लाभ मिलने चाहिए थे, वो लाभ नहीं मिल रहे थे। वो लाभ नहीं मिल रहे थे। उन्होंने पुलिस व्यवस्था में सुधार किया, लेकिन पुलिस व्यवस्था वो सबसे भ्रष्ट पुलिस हो गई और यहाँ की जनता को सता करके, डंडे मार करके, वो टैक्स, एक तरीके से वो धन उगाही कर रहे थे। वो टैक्स नहीं, वो चोरी कर रहे थे। आम जनता को सताकर अपनी जेब भर रहे थे। इससे भ्रष्टाचार फैलता है, शोषण होता है और भ्रष्टाचार फैलता है। और यह भी एक कारण बनता है सिविल सेवा में सुधार। सिविल सेवा में उन्होंने सुधार तो किया, लेकिन जो कलेक्टर आए, जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी आए, वो केवल अपनी जेब भरने लगे। वो केवल अपनी जेब भरते थे और अपनी जेबें भर करके वो ब्रिटेन में जो है वो अपने अच्छे अच्छे घर बनाते थे, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाते थे और यहाँ पर कुछ नहीं करते थे। इसलिए प्रशासनिक कारणों में यह जो है एक कारण बनता है। और सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी आप लोग देखें इसके। सामाजिक एवं धार्मिक कारण में सबसे पहले जो है सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, उत्तराधिकार, विवाह, संपत्ति अधिकार, ये सब जो है, चूंकि आप ध्यान दे लें उस समय जो हमारा समाज था वह रूढ़िवादी व्यवस्था थी। उन लोग, ठीक है वो व्यवस्था अच्छी थी, उससे बहुत लाभ मिला, लेकिन जनता वो मानने वाली नहीं थी। वह उसके अंदर, जैसे मान लीजिए इस समय, अब भारत में भी 2 साल पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 3 धारा 377 लाया, या जो लव मैरिज, ठीक है वो भारत न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन जो भारतीय समाज इसको कहाँ मान रहा है, मानेगा बट टाइम लगेगा। और तो इसी तरीके यह व्यवस्थाएं, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, उत्तराधिकार, विवाह, संपत्ति का अधिकार, यह सब जो है वह सामाजिक कारण में बनता है। यह सामाजिक कारण के तहत विद्रोह का एक कारण जो है बनता है। और उसी में ईसाई मिशनरियाँ भी जो है आती हैं। ईसाई मिशनरियाँ सबसे पहले वो आई थी पुर्तगालियों के समय में, और उन्होंने भारत में धर्म प्रचार शुरू किया। और धर्म प्रचार प्रलोभन दे करके, लोगों को पैसे दे करके और अपने बाइबिल का, उसकी बातों को बता करके, और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को हीन बताया और बताया कि यह भ्रष्ट है, हमारा धर्म अच्छा है। और ईसाई मिशनरियाँ भी जो है वो भारत में काम करती हैं। इससे जो है ये भी कारण बनता है। शिक्षण संस्थाओं में ईसाई धर्म का प्रचार होता है। शिक्षण संस्थाओं में भी जो है वो ईसाई धर्म घुस जाता है और वह पाश्चात्य शिक्षा का रूप लेकर के वो केवल और केवल ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। तो यह भी एक कारण बनता है। इसमें मेन फैक्टर जो है वो है सैन्य कारण। सैन्य कारण, सैन्य कारण में मैंने बताया था कि उस समय
बहुत सारी बातें थी उसमें। सबसे पहले जो कारण आया सेना में वो धार्मिक कारण आया। वह उस समय जो कारण आया वह धार्मिक कारण आया। 1824 के आसपास जो है वो बर्मा युद्ध होता है और अंग्रेजी भारतीय सेना को जो है वो वहाँ कहा जाता है कि आप लोग वहाँ पे चलें युद्ध करने के लिए। तो उस समय भारतीय समाज में ये था कि कोई भी जो है समुद्री यात्रा नहीं करेगा, समुद्र की यात्रा नहीं करेगा, उसको जो है गलत माना जाता था। उस समय एक सीताराम नाम का सिपाही जो है वह विदेश में जाता है, समुद्री यात्रा करता है और जब वो भारत आता है तो उसको जो है भारतीय समाज से लोगों ने, वो जिस घर का था उसके गांव वालों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, उसका सामाजिक बहिष्कार किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय जो सेना में जो थे, आर्मी में जो थे, वह वर्दीधारी किसान थे। वो भले आर्मी में थे लेकिन उनका मन, वो हृदय से जो है वो किसान थे। और मैंने बताया कि अवध के 75,000 सैनिक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। कोई ऐसा घर नहीं था जिस घर से लोग आर्मी में न रहे हों, जिस घर से आर्मी में न रहे हों। और उस आर्मी में जो है जब भेदभाव हो जाता है, नस्ली भेदभाव हो जाता है, तो वहाँ पर उनके अंदर जो है हीन भावना अंग्रेज़ों की तरफ पनपती है और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्वेष फैलता है उनको हटाने की। उस समय मैंने बताया था अभी इसके पहले कि 2,32,324 2,32,324 सैनिक भारतीय थे। आप लोग इसको नोट कर लें, 2,32,324। एक बार ध्यान दे लें, 2,32,324 सैनिक वह जो थे भारतीय थे और 75,000 सैनिक अवध से थे। 75,000 सैनिक अवध से थे। यह आप लोग इसको ध्यान देते जाएंगे। ये जितना भी पॉइंट है, हर पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। वो चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, एसएससी हो, क्लर्क हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, सबसे ये क्वेश्चन यहाँ आता है। और तात्कालिक कारण, जो तात्कालिक कारण था वह सेना का, जो सेना में विद्रोह होता है वह होता है गाय एवं सूअर की चर्बी युक्त कारतूस। उस समय जो एक एनफील्ड राइफल आई, एक नई राइफल जो है आर्मी में शामिल की गई, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल में जो है, जो उसमें कारतूस लगता था, तो कारतूस के ऊपर जो खोल थी उसको तोड़ करके तब राइफल में लोड किया जाता था। और जो खोल जो थी उसकी, उसमें जो है गाय एवं सूअर की चर्बी से वो खोल बनाई गई थी और उसी खोल को तोड़ करके राइफल में लोड किया जाता था वो गोली। यहाँ ध्यान दे लें कि जो गाय थी, जो गाय है, वह हिंदू समाज का एक धार्मिक प्रतीक है, धार्मिक प्रतीक है। हिंदू समाज जो है उस गाय को बहुत पूजता है, देवी के रूप में मानता है। और जब जो है सैनिकों को ये पता चला कि गाय की चर्बी जो है उस कारतूस के खोल में लगी है, तो हिंदू समाज, हिंदू सैनिक भड़क गए, हिंदू सैनिक भड़क गए। और जो सूअर थी, वह सूअर जो है वह इस्लाम धर्म में हराम माना गया है। और जो मुस्लिम सैनिक थे वो जब सूअर की बात सुनते हैं
तो उनमें जो है वो विद्वेष की भावना, घृणा की भावना अंग्रेज़ों के खिलाफ फैलती है और वो लोग जो है विद्रोह करते हैं, वो लोग जो है विद्रोह करते हैं। आप लोग ध्यान दें, सबसे पहला जो मैंने विद्रोह बताया था वो बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 का जो सबसे पहले जो विद्रोह उसने किया था उसमें जो नाम था मंगल पांडे का। लेकिन आप इसमें सबसे पहले उसकी आवाज़ कहाँ उठी थी? तो वो जो छावनी थी दमदम में, इसको आप नोट कर लें। सबसे पहले अगर बात उठी है तो वो उठी है दमदम में, गाय और चर्बी वाली बात उठी है दमदम में। और उसके बाद मैंने बताया बैरकपुर छावनी, ये 29 मार्च 1857 की घटना। मंगल पांडे ने जो लेफ्टिनेंट बाघ और उसके साथियों पर अटैक कर दिया था, उनको गोली से मार डाला था। और फिर मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी दे दी जाती है। और उसके बाद जो है बैरकपुर के बाद, पश्चिम बंगाल के बाद जो विद्रोह होता है वह होता है मेरठ छावनी में। मेरठ छावनी में होता है। और 7वीं इन्फेंट्री जो रेजिमेंट बनी थी उसको जो है जब सेना के उस सैनिकों ने उसमें असंतोष विद्रोह किया था तो उसको भंग कर दिया गया था। इसी तरीके 2 और जो रेजिमेंट बने थे उनको भी भंग कर दिया गया था। लेकिन जो मेरठ की जो छावनी थी, मेरठ में जो विद्रोह होता है, वहाँ का एक क्रांतिकारी सिपाही जो कोतवाल था, उसका नाम था धन सिंह गुर्जर। उसका नाम था धन सिंह गुर्जर। और कहा जाता है कि वहाँ जो है वो राइफल में जो कारतूस, एनफील्ड राइफल में कारतूस लोड करने के लिए जब कहा गया तो 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। और उनको जो है जंजीरों से बांध दिया गया। और 9 मई को जो है उन लोगों ने उसको 10 मई को जो है उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और रात्रि में विद्रोह करते हैं और अपने साथियों को छुड़ा लेते हैं। और रात ही रात जो है वो घुड़सवार सैनिक जो है, वो घुड़सवार सैनिक थे और वो रातों रात वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। और वो दिल्ली पहुंच करके सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से मिलते हैं। सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जो है क्रांति का नेतृत्व करें। तो बहादुर शाह बूढ़े हो चुके थे। बेगम और उनकी जो रानी थी उन्होंने उनका स्वागत किया और वो क्रांति के उसमें तैयार हो जाते हैं। अब देखते हैं कि इस क्रांति के असफलता के क्या कारण थे। तो ये इसके असफलता के कारण जो थे वो सीमित क्षेत्र, जो क्रांति का क्षेत्र था वो सीमित था। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम भारत ये अछूता रहा, वहाँ पर क्रांति नहीं हुई। केवल मध्य भारत में ही इसकी क्रांति 1857 का विद्रोह होता है। अगर सभी लोग साथ में अगर काम किए होते तो 1857 का विद्रोह जो है वास्तव में वह एक क्रांति होती। अच्छा, एक बात और ध्यान दे लें, क्रांति किसको कहा जाता है? क्रांति का मतलब जो है वो आमूल चूल परिवर्तन। क्रांति का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन। यहाँ आमूल चूल परिवर्तन नहीं होता है, केवल ये अंतर हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो है वो भारत में ब्रिटेन का शासन शुरू हो जाता है। इसको हम क्रांति नहीं कह सकते, इसको हम विद्रोह कहेंगे।
बहुत सारे नरेशों का क्रांति में भाग न लेना। बहुत सारे रियासतें ऐसे थे, आपकी सिंधिया रियासत, बहुत सारे रियासतें जो है वो इसमें भाग नहीं लेती हैं। तो जो रियासतों ने भाग नहीं लिया वो लॉर्ड कैनिंग के साथ आ जाते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग ने उस समय कहा कि अगर आप लोग जो है हमारा साथ न दिए होते तो आज जो है यह बांध टूट जाता और ब्रिटिश साम्राज्य या ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से बह जाती। उसने कहा कि बांध टूट जाता और ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें बह जाती। उसने संकेत के माध्यम से भारतीय नरेशों को कहा। समुचित साधनों का अभाव था। भारतीय जो सेना थी, जो विद्रोही थे, उनके पास कोई साधन नहीं था। और वहीं ब्रिटिश जो सरकारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास रेल थी, डाक, तार, बहुत सारे माध्यम थे और उनके माध्यम से जो है उसने विद्रोह को जो है बहुत जल्दी समाप्त कर दिया। नेतृत्व का अभाव था, नेतृत्व का अभाव था। कोई नेतृत्व करता नहीं था इसमें कि जो उस नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाए। केवल जो कुछ रियासतें थी वो केवल अपने स्वार्थ बस जो है वो चाहे नाना साहब रहे हों, झांसी की रानी रही हों, कुंवर सिंह रहे हों, बेगम हजरत महल रही हों, वो सब जो है उनका थोड़ा थोड़ा कहीं पर हल्का हल्का स्वार्थ था और नेतृत्व का एक राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व नहीं हो पाया। कैनिंग की लॉर्ड जो कैनिंग था उसकी दूरदर्शिता थी। उस अपनी दूरदर्शिता के माध्यम से उसने 1857 के विद्रोह को दबा दिया। सेना में असुविधा थी और पारस्परिक द्वेष भी था। जो लोग थे उनमें पारस्परिक द्वेष भी था, जिसके कारण 1857 की क्रांति जो है वो सफल नहीं हो पाती है। इसका अगला चैप्टर भाग 2 जो है वो कल मैं आप लोगों को और विधिवत ढंग से समझाऊंगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। आज इतना ही। धन्यवाद।